हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडोग्राम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कैपेसिटर्स का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, जहां पर हम स्टडी करेंगे ग्रुपिंग्स ऑफ कैपेसिटर्स की, कि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को कैसे ज्वाइंट किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कुछ जो आपने क्लास 10th में रेजिस्टर्स के लिए पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े थे आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन इस बार कैपेसिटर्स के लिए पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा रिकैप करता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था जिसके लिए फॉर्मूला आया था C = 4 pi epsilon naught R। एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ा था जिसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट A/D। आज उसी सब को हम आगे फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं टू द ग्रुपिंग्स ऑफ कैपेसिटर, राइट। ग्रुपिंग्स ऑफ कैपेसिटर, यहाँ डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, एक सीरीज कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और एक इन दोनों का मिक्स होता है जहां कुछ कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं। हम अपने एडवांटेज के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कॉम्बिनेशंस करते हैं और आगे हम अपना सर्किट बनाते हैं। हमें जो स्टडी करना है कि सीरीज के क्या फायदे हैं, पैरेलल के क्या फायदे हैं, कब सीरीज करना चाहिए, कब पैरेलल करना चाहिए। सीरीज करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्या ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, क्या कम चार्ज स्टोर होगा। पैरेलल में होगा तो क्या प्रॉब्लम है, पैरेलल में होगा क्या तब ज्यादा चार्ज स्टोर होता है, ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। यही सब चीजें, यही सब आंसर्स हम यहाँ इस क्लास में ढूंढेंगे कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसके लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A/D। इसकी आज जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे डील करेंगे। और इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटा सा सिमुलेशन मुझे मिला, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो यू कैन सी द सिमुलेटर हियर। ये PHET सिमुलेटर्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आराम से आप खुद भी करके देख सकते हैं। यहां पर मैंने एक कैपेसिटर लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अभी कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है। यहां मेरे पास एक 1.5 वोल्ट की बैटरी है और इधर मैंने एक सर्किट के लिए एक बल्ब लिया है, ताकि जो चार्ज मैं यहां स्टोर करूंगा उस चार्ज से मैं इस बल्ब को ग्लो करा के दिखा पाऊं कैसे ग्लो होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर कनेक्ट कर देता हूं। अब मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते ही आप देखेंगे ये अभी 0 वोल्ट पे है। 0 वोल्ट से मैं इंक्रीज करता हूं, तो जैसे जैसे मैं बैटरी इंक्रीज कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इंक्रीज कर रहा हूं, वैसे वैसे देख रहे हो आप यहां पर चार्ज बढ़ता जा रहा है। मोर चार्ज इज बीइंग स्टोर्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड सिमिलरली मोर नेगेटिव ऑन द नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब 0 है तो आई हैव कैपेसिटेंस ऑफ ऑलमोस्ट 0 हेयर, है ना। अभी 0 हो गया है ना, टॉप प्लेट चार्ज 0 हो गया, एनर्जी भी कुछ नहीं है। मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करता हूं, है ना, यू विल सी हियर कि यहाँ देखो टॉप चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। अभी 0.06 पिको कूलम है, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होता जा रहा है। वन मोर थिंग, कैपेसिटेंस इज नॉट चेंजिंग। वो 0.3 पिको फैराड है, वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। मुझे यहाँ यही देखना है कि अगर मैं सेपरेशन को बिटवीन दीज टू प्लेट्स इंक्रीज करता हूं तो कैपेसिटेंस क्या होगा। सी अभी 0.3 है, मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, मैंने इंक्रीज कर दिया, कैपेसिटेंस क्या हुआ, फॉल कर गया। मतलब डिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस इनवर्सली रिलेटेड है ना। अभी मैं इसको क्लोज लेके आता हूं, एज आई एम ब्रिंगिंग इट क्लोजर, कैपेसिटेंस देखो कहां चला गया, 0.89 पिकोफैरेड। ज्यादा पास रखेंगे, डिस्टेंस d को छोटा रखेंगे तो हमें ज्यादा कैपेसिटेंस मिलने वाला है, ये यहां से क्लियर है। और जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, बैटरी लगी हुई है, उतना ज्यादा चार्ज मैं स्टोर कर सकता हूं।
अच्छा, चार्ज तो स्टोर हो गया। अब इस चार्ज का करना क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी बैटरी अब साइड होगी, बहुत काम कर दिया, बहुत चार्ज स्टोर हो गया, फुल हो गया मेरा कैपेसिटर। मैं इस चार्ज से जो स्टोर हुआ है इस बल्ब को ग्लो करा सकता हूँ क्या? तो मैंने क्या किया, इसको इधर कनेक्ट करा। जैसे कनेक्ट किया, अभी यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है ना, चार्ज फ्लो हो रहा है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। यू सी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जा रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है और ये डिस्चार्ज होता जा रहा है। होते डिस्चार्ज होते हैं, कैपेसिटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। प्लेट चार्ज 0.02 0.01 एंड इट्स 0 नाउ, बल्ब खत्म हो गया। अभी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। बहुत थोड़े से टाइम के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये इस बल्ब को ग्लो करा सकते हैं या आगे करंट सप्लाई दे सकता है। वापस लेके आता हूँ, वापस यहाँ कनेक्ट करूंगा, वापस चार्ज हो गया। डिस्टेंस का मैंने देख लिया, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा चार्ज कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम रहेगा ज्यादा रहेगा। दूसरा, एरिया ऑफ प्लेट। सी इफ मैं आई इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट, मोर द एरिया ऑफ द प्लेट मोर द कैपेसिटेंस, लेसर द एरिया ऑफ प्लेट लेसर द कैपेसिटेंस। जितना छोटा कैपेसिटेंस फिर चार्ज अकॉर्डिंगली उतना ही कम हो जाएगा। तो ज्यादा प्लेट का एरिया ज्यादा कैपेसिटेंस माना जाएगा। अभी बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज हो गया, वापस इधर बल्ब पे लगाएंगे, बल्ब ग्लो कर गया। अभी ये चार्ज धीरे धीरे उसी चार्ज इज फॉलिंग। चार्ज कहाँ जा रहा है, बल्ब पे जा रहा है। यू सी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज आल्सो डिक्रीजिंग, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। जो भी एनर्जी यहाँ स्टोर हुई थी वो सारी लाइट में कन्वर्ट होती जा रही है। तो दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास आल्सो। इसी को हम यही देखना था। सो टू थिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पर कैसे डिपेंडेंस है ये हमने इस सिमुलेटर की हेल्प से देखा। इसको ध्यान रखना है। एंड इन केस भूल जाओ तो हेयर इज द साइट phet.colorado, यहाँ पर आके देख सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट ऑल फ्री, यू कैन सी इट। ऑल राइट, ग्रुपिंग में पहली ग्रुपिंग है हमारे पास, ग्रुपिंग इन सीरीज। कैसे पता करेंगे कि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स जो हम कंबाइन कर रहे हैं वो सीरीज में हैं? तो इसके लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। नंबर वन पॉइंट इज चार्ज इन ऑल कैपेसिटर रिमेन सेम। सब में सेम चार्ज रहेगा। ये सबसे की पॉइंट है कि अगर सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है तो हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो सब सीरीज में है। देयर इज ओनली वन वे फॉर चार्ज टू मूव। चार्ज के मूव करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ओनली वन वे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर 2 कैपेसिटर्स बनाता हूं। दिस इज माई C1, दिस इज माई C2। इसको मैंने एक बैटरी से, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया और यहां से यह है V वोल्ट, कुछ Q चार्ज रिलीज होता है ना। बैटरी सेंड सम Q चार्ज C1 पे जाएगा, है ना। C1 का ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव की वजह से इधर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। ये प्लेट नेगेटिव हो गई, ये पूरी कंडक्टिंग वायर है तो ये इधर पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा। ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। अगर Q चार्ज यहां आया, सेम Q यहां पर भी इंड्यूस हुआ, तो दोनों पे Q चार्ज ही है। Q charge on C1, Q charge on C2, both have same charge. There is only so first is charge in all capacitors remain same. First point, दोनों पे same charge है Q. There is only one way for the charge to move. Q जब यहाँ C1 पे बजे, क्या कहीं और रास्ता दिख रहा है तुमको जहां से जा सकता है? कोई और रास्ता है ही नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है, A से B की तरफ और B से D की तरफ, D से फिर इधर बैटरी की तरफ, और कोई रास्ता है ही नहीं। वन वे है सारा का सारा, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता है इसलिए मैं इसको कह रहा हूं ये हमारा सीरीज है। एंड नंबर थर्ड, द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर। मतलब पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन C1 है ना, C1 कह देता हूं इसको, ऑफ C1 इज कनेक्टेड टू
नेगेटिव ऑफ C2। तो C1 की पॉजिटिव इधर से नेगेटिव आ रही है, C2 की पॉजिटिव C1 के नेगेटिव आ रही है। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अगर कनेक्टेड होता है तो हम कहते हैं हमारा कैपेसिटर सीरीज में है। तो ये 3 पॉइंट में से एक भी अगर ट्रू हो रहा है तो मैं कंफर्म कह सकता हूं दैट माय कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। नाउ माय ऑब्जेक्टिव हियर इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ कि ऐसा कैपेसिटर जो C1 C2 के बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, विच इज इक्विवेलेंट टू C1 एंड C2। लेट्स से मैं CEQ लगाता हूं, थोड़ा ज्यादा पास आ गया, CEQ मैंने लगाया, बैटरी वही है V वोल्ट। अब देखो CEQ इज इक्विवेलेंट टू C1 एंड C2, तो बैटरी पे इंपैक्ट सेम आने वाला है। इनफैक्ट पूरे सर्किट पे इंपैक्ट सेम रहेगा, V से वही Q चार्ज निकलेगा और वही Q चार्ज यहां पर आके स्टोर हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C2। जितना चार्ज यहां आ रहा था उतना ही यहां पर भी आया। जो इफेक्ट ये दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे वो CEQ अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे इस CEQ की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या C1 प्लस C2 करके आएगा या माइनस करके आएगा या रेसिप्रोकल करके ऐड करूं या कुछ और तरीके से, कैसे भी करके क्या करना चाहिए CEQ निकालने के लिए। तो ये ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये पता किया कि Q चार्ज जब C1 पे स्टोर हुआ तो अपने आप तो स्टोर हो नहीं जाएगा, है ना। इस बैटरी को कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। C1 कैपेसिटर को Q चार्ज देने के लिए लेट से बैटरी का कुछ V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ऐसे ही C2 पर कुछ V2 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है। ये V वोल्ट था, V1 या C1 पे ड्रॉप हो गया, V2 या C2 पे ड्रॉप हो गया, मतलब Q चार्ज C1 को सप्लाई करना है तो V1 वर्क करना पड़ा, Q चार्ज C2 को सप्लाई किया तो V2 वर्क करना पड़ा। टोटल वर्क V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V रहेगा। ये हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, मैं एक चीज कह सकता हूं, फॉर C1 अगर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, एक जनरल फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV। By the definition of capacitance, it's the ratio of Q by V। वहीं से मैंने Q इक्वल टू CV। अगर C1 के लिए, सिर्फ इतने के लिए मैं अपना फॉर्मूला लगाऊं, कैन आई से V1 इज इक्वल्स टू चार्ज स्टोर्ड अपॉन कैपेसिटेंस। V इक्वल टू Q by C होगा ना, तो V1 इक्वल टू Q by C1। Similarly, V2 is equals to Q by C2। जब मैं C2 के लिए लगाऊंगा तो V2 आएगा Q by C2, है ना। और मुझे जो बताया है, अगर मैं C इक्विवेलेंट के लिए सेम फॉर्मूला लगाऊं, also I have for this circuit C इक्विवेलेंट, बल्कि इसको भी इसी फॉर्म में लगता हूं। ऑल्सो वी हैव V इज इक्वल्स टू, अब V1 V2 की बात नहीं चल रही, अब मैं इसमें लगा रहा हूं तो यहां तो V1 V2 है ही नहीं, यहां तो सिर्फ V है। तो आई हैव V इज इक्वल्स टू, चार्ज तो उतना ही है लेकिन कैपेसिटेंस बार C इक्विवेलेंट है, जो C1 और C2 के इक्विवेलेंट की बात चल रही है। अब मुझे क्या पता है, मुझे एक चीज पता है, मुझे पता है एज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। पहले सर्किट से ये दोनों पे जो वर्क हुआ है V1 और V2, ये इस V से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो 6 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया तो यहाँ 4 वोल्ट ड्रॉप होगा। इन एनी केस V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V ओनली, है ना। तो यहां पर V इक्वल टू V1 प्लस V2, मैं V की जगह लिख सकता हूं देयरफॉर Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2। Q कॉमन ले लेंगे, Q कैंसिल हो गया तो मुझे मिलता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, जो कि सीरीज का है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये दो कैपेसिटर्स के लिए है। n कैपेसिटर होते तो प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। दैट मींस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो रेसिप्रोकल करके सम करके आया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C। अगर मैं रेजिस्टर्स का याद करूं क्लास 10th वाले, तो रेजिस्टर्स में पैरेलल में आता था,
ठीक है। कैपेसिटर्स में सीरीज में आता है, ये ध्यान रखना, ये मैंने अभी सीरीज के लिए क्या है, फॉर सीरीज C इक्विवेलेंट इज गिवन बाय 1/C1 प्लस 1/C2। छोटा सा डेरिवेशन है, याद रखना है, कई बार आ जाता है। वैसे ज्यादातर हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। ये था मेरा सीरीज का। आगे मैं चलता हूं पैरेलल पे। पैरेलल भी सिमिलर सा है, जल्दी से चलते हैं, इसे कॉपी कर लें, जरा स्क्रीनशॉट ले लेना। आई एम मूविंग ऑन टू पैरेलल नाउ। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो पहला क्वेश्चन भाई, कैसे पता करेंगे कि हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में? तो यहां पर था चार्ज इन ऑल कैपेसिटर्स रिमेन सेम, यहां है वोल्टेज, वोल्टेज इन ऑल कैपेसिटर्स रिमेन सेम। अगर ऐसा होता है कि सारे कैपेसिटर्स पे वोल्टेज सेम है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं एक यहां कैपेसिटर लेता हूं, एक यहां लेता हूं, और ये मैंने यहां एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज माई C1, दिस इज माई C2 एंड दिस इज V वोल्ट। लेट्स से दिस पॉइंट टू बी A पॉइंट, दिस पॉइंट टू बी B पॉइंट। अब ये देख के बताओ जो C1 कैपेसिटर है वो कहां पर लगा हुआ है? A और B पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। A पे कुछ पोटेंशियल होगा, B पे कुछ पोटेंशियल होगा। VB माइनस VA इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में C1 लगा है। C2 भी तो A और B के बीच में ही लगा है। तो दोनों पे जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है। इसलिए मैं कहूंगा ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज, अगर यहां से कुछ Q चार्ज निकलता है, वो Q चार्ज देखो A पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे से जाएगा। भाई A पॉइंट पर जाके इसको दो रास्ते मिल गए ना। सीरीज में क्या था हमारे पास? सीरीज में था देयर इज ओनली वन वे फॉर चार्ज टू मूव, देयर आर मल्टीपल वेज फॉर चार्ज टू मूव। मल्टीपल वेज होंगे। जैसे जब ये चार्ज A पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास ऊपर से भी एक रास्ता है C1 के पास से होते हुए जाने का, नीचे से भी रास्ता है C2 के पास से होते हुए जाने का। B पॉइंट पर B से वापस V पे आ जाएगा। इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हमें याद रखना है पैरेलल में, इन पैरेलल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। और यहां पर जो था, यहां पर सीरीज में चार्ज सेम रहता था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स है ना, हमने किया था ना, V इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू V1 एंड V2। ऐसे यहां पर हमारा जो पैरेलल है, पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 और Q2 में, V सेम है। ओके। एंड नंबर थर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स का है। तो यहां पर देख लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर आएंगे तो ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल बन गई, ये साइड नेगेटिव हो गई। बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव यहां आया तो ये साइड पॉजिटिव हो गई, ये साइड नेगेटिव हो गई। अब अगर मैं C1 और C2 को देखूं तो दोनों कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड है, और अगर नेगेटिव देखो तो नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अदर, है ना। नंबर थर्ड जो पॉइंट बनता है वो बनता है पॉजिटिव ऑफ C1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ C2 एंड सिमिलरली फॉर नेगेटिव ऑफ C1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ C2। लेकिन सीरीज में तो ऐसा नहीं था। सीरीज में एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड था, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड था। यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। तो दीज आर द बेसिक 3-4 ways by which we can say if our capacitors are in series or in parallel। यहां से हमें पता चलता है। अब हमारा काम वही कि इन दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, एक दूसरा सर्किट बनाता हूं जहां पर मैंने C1 C2 की जगह
ये ए और बी पॉइंट के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर लगाया, बड़ा कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट। बैटरी वही है, चार्ज वही निकल रहा है, क्योंकि इंपैक्ट तो सेम आएगा, हमारे सर्किट पे तो इंपैक्ट सेम ही रखना है। तो C1 C2 को हटा के CEQ आ गया, जो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। हम सेम वही करेंगे फॉर C1। अगर मैं अपना फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू CV, जनरल फॉर्मूला है, इसी को बार बार लगाऊंगा। C1 के लिए लगाओ जरा, C1 को देखो, C1 पे कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है। कैन आई राइट Q1 इज इक्वल्स टू C1V। चार्ज Q1 गया, कैपेसिटेंस C1 था, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है दोनों पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं C2 के लिए लगाऊं तो Q2 इज इक्वल्स टू C2V। दूसरे C2 के लिए लगाया तो Q2 चार्ज है, C2 कैपेसिटेंस है, V Q इक्वल टू C फॉर्मूला से। अब मैं क्या करता हूं, इस नीचे वाले पे लगाता हूं, ऑल्सो आई हैव दिस टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू CEQ टाइम्स V। ये भी तो है, यहां से अगर C1 C2 को हटा दूं, C इक्विवेलेंट पे लगाऊं तो CEQ टाइम्स V। दोनों सर्किट सेम है, ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग नहीं है। मैंने सिर्फ C1 C2 को हटाकर एक इमेजिनरी C इक्विवेलेंट मैंने पुट किया, जो इस सर्किट पर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो C1 C2 मिलके कर रहे थे, ठीक है। तो we have Q is equals to Q1 plus Q2, है नहीं, क्योंकि Q चार्ज जब A पॉइंट पर पहुंचा होगा, ये Q चार्ज जब A पॉइंट पर पहुंचा होगा, इसी में से कुछ ऊपर गया है, कुछ नीचे गया है। ऐसा तो नहीं है कि A पॉइंट कुछ चार्ज को खा जाएगा, बेच देगा, कुछ ऐसा तो नहीं है ना, या कुछ ऐड कर देगा, ऐसा भी नहीं है। तो Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q होना चाहिए। मैं ऊपर की वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग Q इज इक्वल टू CEQ टाइम्स V। यहां से Q, कैपिटल Q की वैल्यू, स्मॉल Q1 की वैल्यू C1V, स्मॉल Q2 की वैल्यू C2V। V तीनों में कॉमन है, मैंने तीनों को मिला के हटा दिया। व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल सर्किट्स। टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, डायरेक्ट सम कर दो, तुम्हें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। लेट्स गो थ्रू इट, कॉपी इट फास्ट। अभी जो सीरीज एंड पैरेलल के, इसको क्विकली एक बार सम कर देता हूं। दिस इज माय सीरीज, दिस इज माय पैरेलल, है ना। एक तरफ सीरीज कर रहा हूं, एक तरफ पैरेलल कर रहा हूं। सीरीज में जब थे तो हमने किया कुछ ऐसा, C1 C2 एक ही रास्ता था। C इक्विवेलेंट जो आया वो आया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, है ना, भूल गया था 1 दिस। एंड इन पैरेलल व्हाट वी हैव, हमने दो कैपेसिटर्स लिए, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम आ रहे हैं, अरे यार ये तो ऐसा बना दे जैसे हमारे स्कूल के बच्चे बनाते हैं, ठीक है। C1 C2, तो यहां पर जो C इक्विवेलेंट आया वो आया C1 प्लस C2 डायरेक्ट पैरेलल में। अब देखो, मुझे यहां से पता चलता है कि अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है, मुझे ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो दोनों प्लेट्स को, दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में जाओ। यहां पर नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, यहां पर नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब तुम्हें ज्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत हो तो पैरेलल में कनेक्ट करें, जब कम कैपेसिटेंस की जरूरत हो तो सीरीज में कनेक्ट करना है। ये समझ आया? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे और समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ता हूं, ये बस इतना ही समरी है, इसको याद रखना है। और अब चलते हैं जरा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे। एक कैपेसिटर अगर है तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी,
उस कैपेसिटर में। एनर्जी निकालने का देखो पहले भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारी जगह हमने एनर्जी निकाली है। जब भी हम एनर्जी निकालते हैं हम क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं, कितना काम किया गया है। जितना काम करा जाता है उतनी ही एनर्जी होती है। एक कैपेसिटर लेता हूं, ठीक है, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। मैंने एक कैपेसिटर ले लिया। इस कैपेसिटर पे मुझे कुछ चार्ज स्टोर करना है ना। लेट अस कंसिडर कैपेसिटर विद प्लेट 1 and 2, दो प्लेट्स है। अभी क्या होता है, मैं एक प्लेट से या सेकंड प्लेट से कुछ चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज निकाल के इधर डाल देता हूं। क्या किया मैंने, यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकाला और इधर सेकंड वाली प्लेट से निकाला और इधर लेके आ गया। ऐसा जब करूंगा फर्स्ट प्लेट तो पॉजिटिव हो जाएगी, सेकंड प्लेट पे उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। फिर से मैंने और निकाला तो और नेगेटिव हो गया। जितना यहां पॉजिटिव करूंगा उतना यहां नेगेटिव होता जाएगा। सेकंड प्लेट से कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, इमेजिन करो, और उसको यहां सेकंड पे लेके, सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे लेके आ रहा हूं। तो ये काम अपने आप तो नहीं हो रहा है, मुझे करना पड़ रहा है। एक्सटर्नल एजेंसी लगी हुई है, एक्सटर्नल एजेंसी इज डूइंग द वर्क। ये वर्क करने में, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लाने में जो वर्क हुआ वही वर्क हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होगा। बस मुझे यही कैलकुलेट करना है। ये जो चार्ज यहां आया, लेट से जो टोटल चार्ज है वो यहां हो गया पॉजिटिव क्यू, यहां पर जो हो गया नेगेटिव क्यू। दिस इज माय नेट टोटल चार्ज, राइट, ये टोटल है। लेट करता हूं, लेट एट एनी इंस्टेंट, ये तो फाइनल चार्ज लिख दिया मैंने, प्लस क्यू माइनस क्यू। बीच में कोई इंस्टेंट की बात करता हूं, लेट एट एनी इंस्टेंट क्यू बी द चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट पे प्लस क्यू है तो सेकंड पे माइनस क्यू होगा। अब क्योंकि ये चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव प्लेट है, यहां और पॉजिटिव ऐड करना है तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स at this instant, at this instant is given by V is equal to, देखो Q का फॉर्मूला था CV, तो V हो जाएगा Q upon C, where C represents the capacitance of this capacitor. Q instantaneous charge है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, at any instant, plus Q with the total charge on this first plate, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी गिवन बाय Q बाय C। अगर मैं बोलता हूं स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू टेक, कह लो टू ब्रिंग, टू टेक dq चार्ज, dq चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। क्या कर रहे हैं, यहां से कुछ dq चार्ज को यहां लेके आ रहे हैं। प्लेट 2 से प्लेट 1 पर कुछ dq चार्ज, स्मॉल चार्ज लेके आ रहे हैं। तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन मतलब dw, dw विल बी इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल टाइम्स चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से भी समझ सकते हो, है ना, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो dw विल बी v dq। तो मैं लिखता हूं dw इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास, q बाय c dq। दिस इज माय स्मॉल वर्क डन। एक छोटे से dq चार्ज को किसी मूवमेंट पर लाने के लिए प्लेट 2 से प्लेट 1 पर इतना वर्क करना पड़ा। अच्छा, टोटल कितना चार्ज लेके आए, टोटल प्लस क्यू चार्ज लेके आए। इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल तो लेट अस कंसीडर एंड अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक है, ये अनचार्ज कैपेसिटर था इनिशियली, मतलब कोई चार्ज नहीं था। तो जो टोटल वर्क हुआ होगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw और इंटीग्रेशन ऑफ q बाय c dq। कहां से कहां, dq की जो लीस्ट वैल्यू है, जो लोअर लिमिट है वो 0 एंड जो अपर लिमिट है वो कैपिटल Q है नहीं।
तो मैं यहां से लिख सकता हूं dw का इंटीग्रेशन, तो w हो गया टोटल वर्क, q का इंटीग्रेशन, देखो c तो कांस्टेंट है 1/c कम्स आउट, एंड q का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से q। यहां पर मैं लिमिट्स लगा दूंगा, लिमिट्स लगाओ तो w इज इक्वल्स टू मुझे मिलता है 1/2c, और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मुझे मिल गया वर्क इज इक्वल्स टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c। दिस इज माय वर्क। इतना काम करना पड़ा इस कैपेसिटर को कैपिटल Q चार्ज देने का। दिस इज द टोटल अमाउंट। अब ये जो वर्क है, यही वर्क हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। दिस वर्क get stored in form of potential energy। यही हमारा जो वर्क है, यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। बहुत बढ़िया। अब एक चीज मुझे और पता है, मुझे पता है एज Q इज इक्वल्स टू CV होता है या नहीं, एज Q इज इक्वल्स टू CV। तो मैं यहां से एक दो फॉर्म्स और जनरेट कर सकता हूं, जैसे मैं लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क कह लो या एनर्जी कह लो, दोनों एक ही बात है, हाफ, मैं Q को हटाता हूं, Q की जगह अगर मैं C स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम CV स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो गया। अनदर फॉर्म, एक फॉर्म तो ये आ गई थी Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक फॉर्म वो आ गई हाफ CV स्क्वायर, दिस इज माय सेकंड फॉर्म। एक फॉर्म और लिख सकते हो, U इज इक्वल्स टू हाफ, अब देखो इस बार Q एलिमिनेट किया था, इस बार C एलिमिनेट करता हूं, C की जगह Q अपॉन V लगा दूं, तो हाफ Q टाइम्स V, दिस इज माय थर्ड फॉर्म। तो तीनों ही सेम है, तीनों ही वर्क, तीनों ही एनर्जी, तीनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना है कहां पर कौन सा हमारे यूज का है, कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं। दिस इज द डेरिवेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, दिस होल्ड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो। एग्जाम्स में पूछी जाती है कैपेसिटर्स की एनर्जी स्टोर। सो हियर इज द फॉर्मूला, जस्ट कॉपी इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बाद चलते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ एनर्जी डेंसिटी है तो इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं, स्मॉल यू इज टोटल एनर्जी, दिस इज एनर्जी अपॉन V फॉर वॉल्यूम, है ना, ये यहाँ पे भी मेंशन है, इट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी। ये जो U है, दिस इज माय एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी हमने अभी निकाला हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन V, है ना, ये 3-4 हमने फॉर्मूले निकाले। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं एनर्जी, जो भी यूज करना चाहो, हाफ CV स्क्वायर मैंने यूज किया। एक कैपेसिटर है जिसके C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, हाफ CV स्क्वायर, यही अभी डिराइव किया ना यहाँ पर, हाफ CV स्क्वायर, दिस वन हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा, ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन यहां से लेके पूरा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, सो एरिया इंटू D रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, हाफ CV स्क्वायर अपॉन A इंटू D। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आज वीडियो के स्टार्टिंग में भी किया हमने, सिमुलेशन देखा, और कल हमने लास्ट में किया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मैंने C की जगह लगाया V स्क्वायर इंटू AD, यहां से A से A कैंसिल हो गया, तो मुझे मिलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। V अपॉन D तो E होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं।
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, E इज V अपॉन डी, E इज माइनस dV बाई dr। हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे डेरिवेशन करी हुई है, तो वहां से मुझे मिलता है E V अपॉन डी स्क्वायर की V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की जगह E लगा दिया, तो मुझे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये ध्यान रखेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट्स द रिलेशन बिटवीन दिस एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से एक और चीज पता चलती है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो यहाँ चार्ज हमने स्टोर किया हुआ है, दो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अलग अलग प्लेट पे स्टोर किया हुआ है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, उसी से एनर्जी क्रिएट हो रही है, वही एनर्जी है जो स्टोर हो रही है। तो एनर्जी इन द कैपेसिटर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से समझ में आता है। इस पर भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, तब देखते हैं, है ना। एक दूसरा छोटे छोटे से एक दो टॉपिक्स हैं, जैसे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर हमने लगाए हैं, द सीरीज है, पैरेलल है, सीरीज में हमने देखा दो कैपेसिटर लगा दिए, एक C1 एक C2। अब क्या होगा, एक कैपेसिटर होता तो मेरे पास फॉर्मूला है एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर, लेकिन अब तो दो हो गए, एक C1 एक C2। अब टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाए इस पे, तो यहाँ बहुत सिंपल सा, मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे नोट से। सीरीज में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, जितना चार्ज इस पे आया उतना ही चार्ज इधर आया। तो मैंने जो अपना फॉर्मूला था एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर, यहां मैं यूज करूंगा, हाफ CV स्क्वायर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी C भी अलग है और V भी अलग है, यहां पर V1 यहां पर V2। मैं एक ऐसा रिलेशन यूज करूंगा जहां पर एटलीस्ट एक चीज तो कांस्टेंट हो भाई, दोनों ही चीजें अलग अलग हो गई, तीनों ही बल्कि एनर्जी, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यूज कर रहा हूं Q स्क्वायर अपॉन C, है ना, ऑफ द कॉम्बिनेशन। पूरे कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी है उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया Q स्क्वायर अपॉन CS। CS मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। जो मुझे पता है वो होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 होता है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन CS की जगह 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन CN। n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ सीरीज में लगे हैं, उसके लिए मैंने लगा दिया। ब्रैकेट ओपन किया तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3 एंड सो ऑन, सारा चला गया। अब ये जो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 है, क्या ये पहले वाले कैपेसिटेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1, इसकी जो एनर्जी होगी C2 की, क्या मैं U2 लिख सकता हूं हाफ चार्ज स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, Q स्क्वायर अपॉन 2C रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। तो जो एनर्जी आई, टोटल एनर्जी, वो क्या हुई, सबका सम करके आ गई, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। कब, सीरीज में। कैपेसिटेंस भले ही रेसिप्रोकल करके आता हो, लेकिन एनर्जी तो भैया ऐड ही होती है, वो ऐड होती चली गई, सब में ऐड कर देंगे। दूसरे आते हैं हम, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल में क्या है कि भाई पोटेंशियल सेम रहेगा, इस बात, ये मैंने दो कैपेसिटर लिए C1 C2, इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो मैं ऐसे फॉर्मूले को यूज करूंगा जहां पर पोटेंशियल आता हो, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा CV स्क्वायर। तो इस बार हाफ CV स्क्वायर, C की जगह CP लिया है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो हाफ CPV स्क्वायर, CP की जगह मैंने पैरेलल में हमने पढ़ा है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN, CN इंटू V स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो मुझे मिलता है हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट बाहर है, हाफ हाफ सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हाफ C1V स्क्वायर। अगर मैं देखूं इस कैपेसिटर के लिए लगाऊं तो इसकी जो एनर्जी आएगी, जो U1 आएगा, वो हाफ C1V स्क्वायर नहीं हुआ क्या। तो अगर मैं यहां लगाऊंगा तो U2 क्या हाफ C2V2 स्क्वायर नहीं हुआ क्या, C2V स्क्वायर। तो यहां यही हुआ U1, ये U2 एंड सो ऑन।
यहां पर भी टोटल एनर्जी जो आई वो सबका सम करके आई। तो भाई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीरीज में हो या तुम पैरेलल में हो, जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो सबकी एनर्जी कंबाइंड होगी, अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिलती है। तो टोटल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सीरीज और पैरेलल दोनों में काम करेगा। तो make note of this, very important one, and energy stored in the combination of capacitors. Make note. So copied. एक ऐसे ही लास्ट टॉपिक है छोटा सा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मतलब अगर मैं दो कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देता हूं, मान लो दिस इज माय कैपेसिटर C1, दिस इज माय कैपेसिटर C2, जो दोनों को मैं अलग अलग चार्ज करके लाया हूं, ठीक है। तो एक कैपेसिटर लिया C1, एक कैपेसिटर लिया C2, C1 को V1 से चार्ज किया, इस पे कुछ चार्ज आ गया भैया, कुछ Q1 चार्ज आ गया। C2 को V2 से चार्ज किया, इस पे कुछ Q2 चार्ज आ गया। हमें बताना है अगर दोनों को कंबाइन कर दूं, मतलब कुछ ऐसा सेटअप कर दिया जाए कि दोनों को हमने मर्ज कर दिया, तो अब कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा। C1 है, ये C2 है, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 है। अब बताना है V कितना हो जाएगा। व्हाट इज माय कंबाइंड पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल, दोनों को जब मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि टोटल, देखो इसमें जो सेम रहने वाली चीज है वो है चार्ज। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग should be equal to total charge after connecting, ठीक है। यानी देखो, अच्छा बिफोर कनेक्शन क्या था, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, यही था। और आफ्टर कनेक्शन के बाद भी Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, क्योंकि नई बैटरी तो सप्लाई नहीं कर दी ना, बैटरी तो नहीं है, सिर्फ तुमने दो कैपेसिटर थे Q1 Q2 चार्ज लिया था और उनको कनेक्ट कर दिया है। यहां पर अब नई बैटरी तो नहीं आई है, नया पोटेंशियल निकालना है। क्या मैं लिख सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला था चार्ज इज इक्वल टू CV, है ना। टोटल चार्ज ये बिफोर वाला है, उधर वाला है। क्या मैं Q1 को C1 V1 लिख सकता हूं और Q2 को C2 V2 लिख सकता हूं? देखो जरा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये आफ्टर वाला है, फाइनल वाला है, मतलब इधर वाला, यहां पर टोटल चार्ज Q1 Q2 है, तो ये इधर जो है टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग है। दोनों को जब मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में, तो ये Q1 Q2 C1 C2, क्या मैं Q1 को C1 टाइम्स V लिख सकता हूं, वेयर V रिप्रेजेंट द कॉमन पोटेंशियल? क्या मैं Q2 को C2 V लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता है। यहां पर V1 V2 थे क्योंकि अलग अलग बैटरी से मैंने चार्ज किया है। यहां पर क्योंकि कोई बैटरी नहीं है तो मैंने दोनों का पोटेंशियल V माना है। Here V is the common potential, V is the common potential। तो मैं यहां से V को बहुत इजीली अब फाइंड कर सकता हूं। I have V is equals to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is the relation, or you can say the small derivation for the common potential in parallel। इसी के नोट्स की फॉर्म में आपको शो कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये तुम यहां से भी देख सकते हो, कॉमन पोटेंशियल इन पैरेलल, ये सेम वही है, नोट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी कॉपी कर सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ओके, हैव अ लुक टू दिस। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, कुछ है ना, दो चार क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी, आई थिंक इनफ। तो आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पे, आ जाइए। क्वेश्चन इज टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 and 4 आर पुट इन सीरीज, ठीक है। तो जस्ट मेक अ डायग्राम
इसमें का डायग्राम, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर और दोनों मैंने सीरीज में लगा दिया, 6 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और 120 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगा दी, 120 वोल्ट की बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड पूछा हुआ है। लेट्स से दिस पॉइंट टू बी ए, दिस पॉइंट टू बी बी, दिस पॉइंट टू बी सी। बी और सी के बीच में ये जो 4 माइक्रोफैरड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, बोलिए कैसे करा जाए। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, निकाल लेता हूं कि चार्ज कितना है। देखो मुझे अगर यहां पर V निकालना है, इसको मैं V1 कह देता हूं, इसको V2 कह देता हूं। V2 निकालने के लिए जरूरी क्या है, V2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन दिस, चार्ज तो सब पे सेम रहेगा, Q इक्वल अपॉन C2, नहीं होगा तो चार्ज निकालते हैं पहले। C2 तो 4 माइक्रोफैरड है, ये मैं C1 मान लेता हूं, इसे मैं C2 मान लेता हूं। तो C2 तो है 4, चार्ज नहीं है, तो पहले चार्ज निकालते हैं। फॉर दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं, वी नो, थोड़ा सा डायरेक्ट करो, ध्यान से देखेंगे। वी नो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा C इक्विवेलेंट। अच्छा दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में हम निकालने के लिए 1/6 प्लस 1/4 करेंगे, क्योंकि दो ही हैं तो मैं यहाँ पर 6 × 4/6 प्लस 4 कर देता हूँ। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड V इज 120 हेयर, तो 24/10 × 120, 0 cancels out, 12 4s are 48, 24, 28, 288, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो ये भी माइक्रो कूलम्ब आएगा। ठीक है, तो मुझे चार्ज मिल गया 288 माइक्रो कूलम्ब, जो यहां पर दोनों जो है कॉमन है। तो मैं V2 निकाल देता हूं, Q2 की वैल्यू यहाँ V2 पे रख दो। Therefore V2 is equals to, V2 means the potential difference across 4 microfarad capacitor. V2 is equals to Q upon C2. Q मेरे पास अब है 288, अब देखो माइक्रो है तो 10⁻⁻6 लगा लेता हूं, और C2 मेरे पास है 4, तो 4 के लिए भी एक माइक्रो है तो -6 लगा लेता हूं। This cancels out, this gives me 72 volt, 72 volt. So option A is my correct option. Alright, तो ऐसे यहां और भी क्वेश्चन करने, देख लो जरा ध्यान से, and let's move on to second. This is my question number 1. Now move on to second question. C1, C2, C3 and insulated plate of this being earth, what is the potential difference between the plate C2? ठीक है, 3 कैपेसिटर तीनों सीरीज में है। एक डायग्राम बना देता हूं, तीनों सीरीज में है। वो कह रहा है ये 20 है, ये 30 है, ये 15 है। C1 को तुमने यहां पर ये 90 वोल्ट पे रखा है, इसको तुमने यहां पर ग्राउंड कर दिया है। लेट्स से दिस पॉइंट टू बी A, दिस टू बी B, C, और ये तो D हो गया जो 0 वोल्ट पर है। पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट C2, यानी B और C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पूछा गया है। लेट्स से सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल यही किया हमने अभी। V1, V2, V3 मान लेते हैं इनको। अब V2 पूछा गया है तो V2 इज इक्वल्स टू चार्ज Q इक्वल टू होता है CV, तो V हो जाएगा Q अपॉन C, C2। C2 तो है 13 माइक्रोफैरड, लेकिन हमारे पास चार्ज नहीं है, तो पहले चार्ज निकाल लेता हूं। चार्ज निकालने का फॉर्मूला टोटल पोटेंशियल टाइम्स टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ये है नहीं, तो मैं यहां निकाल रहा हूं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। ठीक है, स्पेस नहीं है, थोड़ा कंस्टेंट है, देख लेना। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 20 60 हो जाएगा, 23 2 4,
सी इक्वलेंट मुझे मिल गया 60 अपॉन 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 9 60/9। तो मुझे जो, अब देखो वापस आता हूँ, वापस इधर आ जाओ ना, वापस ब्लू साइड आ जाओ। Q इज इक्वल्स टू V तो 90 है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा, यहां 90 यहां 0, टोटल कितना आया 90 आया, इक्विवेलेंट कितना आया 60/9 आया। माइक्रो में चल रहा है 9 10, तो ये मुझे मिला 600 माइक्रो कूलम। इस वैल्यू को मैं वापस यहां लगा देता हूं, मुझे मिलता है V2 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज 600 माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶ अपॉन C2 यानी 30 माइक्रो कूलम microfarad. So this 0 cancels out and I get V2 is equals to 20 volt. तो ये 90 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें यहां 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ है अक्रॉस C2। ऐसे और भी क्वेश्चंस है ना, देखते हैं इजी वन। लेट्स मूव अहेड नाउ, मूविंग टू दिस थर्ड। For the network shown in the figure, find the potential difference between point A and B and between B and C in steady state. In steady state. Steady state का मतलब जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, I इज इक्वल टू 0 है। I इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि ये जो 20 ओम का रजिस्टर और ये 10 ओम्स का रजिस्टर है, इनका यहां पर कोई काम नहीं है, या ये कोई इंपैक्ट यहां पर नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि रजिस्टर तभी काम करते हैं जब करंट जाता है ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। खैर यहाँ बीच में आ गया, कोई बात नहीं, ये इन दोनों को यहाँ नेग्लेक्ट करके चलेंगे फिलहाल, क्योंकि करंट 0 है, स्टेडी स्टेट। अब आ जाओ देखो, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। क्या मैं इस पॉइंट को भी ए लिख सकता हूं? अगर ये ए पॉइंट है तो ये भी तो ए हुआ, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ी हुआ है। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। देखो जहां तक, जब तक बीच में कोई कैपेसिटर, रजिस्टर, बैटरी, सेल ना आए, तब तक पोटेंशियल सेम रहता है। मैं सारे पॉइंट्स को सेम मान सकता हूं। बहुत अच्छा लॉजिक है ये सॉल्व करने का, है ना। ये सी पॉइंट है, सिमिलरली दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, ये सारे पॉइंट सी माने जाएंगे। ऐसे अगर मैं इसको बी बोल रहा हूं तो ये बी और ये भी बी माना जाएगा। अब देखो जरा इन दो को देखो, ये 3 वाले को, ये दोनों ए बी के बीच में लगे हुए हैं, ए बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में। क्या ये दोनों पैरेलल है? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो हम कहते हैं दोनों कैपेसिटर पैरेलल है। मैं यहां पर इन दोनों को 1 लगा देता हूं, 3 + 3 6 माइक्रोफैरड हो गया। कहां पर? ए और बी के बीच में एक 6 माइक्रोफैरड। इसी का सर्किट का एक सिंपल सर्किट यहां बना रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो मैंने 6 माइक्रोफैरड यहां लगा दिया। अच्छा, बी और सी के बीच में ये मैं अलग पेन से कर देता हूं, ये एक 1 माइक्रोफैरड, एक 1 माइक्रोफैरड। ये दोनों ब्लू में मैंने जो करा, ये दोनों 1 माइक्रोफैरड, दोनों बीसी के बीच में लगे हुए, बी एंड सी। ये दोनों भी सीरीज और ये दोनों भी पैरेलल। 1 + 1 2 माइक्रोफैरड, ये हो गया मेरा बी और सी। अच्छा, एक 1 माइक्रोफैरड ये लगा है जो 1 और ए और सी के बीच में लगा, ए एंड सी, है ना। सो हियर इज माय ए पॉइंट हियर एंड हियर इज माय सी पॉइंट। तो ए और सी के बीच में भी एक 1 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। और जो बैटरी लगी है 100 वोल्ट, वो ए और सी के बीच में लगी है, वो भी ए और सी के बीच में लगी है। तो ए और सी के बीच में एक बैटरी भी लगी हुई है, which is 100 वोल्ट। तो ये जो मेरा डायग्राम है, सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। अब आओ जरा क्वेश्चन पे। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में यहां तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बी और सी के बीच में यहां पर भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है भैया। अब ये कैसे निकले? तो एक चीज तो मुझे पता है, अगर ये 100 वोल्ट है
तो यहाँ पूरे के में ए और सी के अक्रॉस भी 100 वोल्ट ही रहने वाला है। एक और डायग्राम बना देता हूं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड है, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये टोटल कितना 100 वोल्ट। क्या पूछ रहे हैं? दोनों चीजें पूछ रहे हैं। V1 पूछा हुआ है, V2 पूछा हुआ है। तो अब ये डायग्राम तो हम ऑलरेडी पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। V1 V2 निकाला जा सकता है। V1 कैसे निकलेगा? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 is equals to Q upon C2. Then what is Q here? Q is the charge that is flowing through this branch AC. AC branch में कितना चार्ज फ्लो होगा ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकाला जाए? ये कैसे निकाला जाएगा? तो भैया इसके लिए एक काम करता हूं, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, इस पे लगा रहा हूं। अब इसको भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, सिर्फ इसी को देख रहा हूं। C इक्विवेलेंट टाइम्स V, Q इक्वल टू C फॉर्मूला होता है। तो चार्ज आ जाएगा C इक्विवेलेंट कितना, 6 + 2 8 माइक्रोफैरेड। सीरीज में है ना, सीरीज में है ना, तो सीरीज में तो हम ऐसे नहीं कर सकते। सीरीज में तो हमें रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है। 6 × 2 अपॉन 6 + 2 सीरीज है इंटू 100। पैरेलल होता तो डायरेक्ट 8 हो जाता। तो Q मेरे पास आ गया 12 अपॉन 8 × 100, 12 upon 8 into 100, 4 2s are 8, 4 3s are 12. This gives me 75 माइक्रो ही होगा। आई होप यस, आई एम होपिंग करेक्ट। माइक्रो कूलम। तो चार्ज आ गया मेरे पास 75 माइक्रो कूलम। ये चार्ज 6 माइक्रोफैरेड पे भी जा रही है, चार्ज 2 माइक्रोफैरेड पे भी जा रहा है। अभी मैंने याद रखना पूरे का नहीं निकाला है, पूरे की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसी सर्किट पे काम कर रहा हूं। 6 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड दोनों सीरीज में लगे हुए, दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। Q आ गया तो C1 मुझे पता है 6 है, तो V1 आ जाएगा। तो यहां से मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। विद दिस ब्लू पेन आई हैव V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 यानी 75 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 अपॉन C1 इज 6। तो V1 आ गया 75 अपॉन 6 वोल्ट। सिमिलरली V2 भी निकाला जा सकता है, चार्ज वही रहेगा, C2 इस बार 2 हो जाएगा, तो V2 आएगा 75 अपॉन 2 वोल्ट। दैट्स माय आंसर। These are V1 and V2. 75/6, 75/2. ये समझ आया क्या? देखो जरा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया। अच्छा यहां मैं V1 और V2 को अगर आप ऐड करो 75/6 + 75/2 वापस मुझे 100 मिलना चाहिए, 100 वोल्ट। तो 75/6 + 75/2 सॉल्विंग ऑन दिस वी गेट 300/6। तो अगेन 300 ही आ रहा है, 100 वोल्ट। तो माय आंसर इज करेक्ट। दोनों पे V1 + V2 100 ही बन रहा है। और भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम। नहीं हो गए तो हम आगे देखेंगे इनको सॉल्व करने का। और भी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अटेम्प्ट करना इनको। फिलहाल के लिए ऑलरेडी लेक्चर काफी लंबा हो गया है, सो लेट्स कीप इट हियर ओनली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।